प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे गेट की कार्य पद्धति, गेट के उद्देश्य आदि के बारे में। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अब तक अध्ययन किया था विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का हमने प्रारंभिक परिचय देख लिया था। विश्व व्यापार संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। मानी विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व से पूर्व विश्व व्यापार को नियंत्रण करने के लिए जो संस्था कार्य कर रही थी उसका नाम था गेट। गेट की फुल फॉर्म होती है व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। गेट की स्थापना सन 1947 में की गई थी। इसकी कार्य अवधि 1994 से मनी जो गेट की स्थापना सन 1947 में की गई और इसकी जो कार्य अवधि थी वो 1947 से 1994 तक रही। अर्थात गेट ने लगभग 47 वर्षों तक कार्य किया। गेट प्रशुल्क एवं व्यापार पर एक अस्थायी समझौता था जिसके अंतर्गत वर्ष 1947 से वर्ष 1994 तक 8 चक्रों के दौरान प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधित अन्य मुद्दों पर विश्व के विभिन्न देशों के बीच में चर्चा की गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि गेट प्रशुल्क एवं व्यापार पर विश्व के विभिन्न देशों के बीच में एक अस्थायी समझौता था और इस समझौते के तहत 1947 से 1994 के बीच कुल 8 दौर की विश्व के विभिन्न देशों के बीच में वार्ता हुई और उस वार्ताओं के पश्चात विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आया। प्रारंभिक वर्षों में अनेक देशों ने गेट समझौते के प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया था। यानी जब गेट अस्तित्व में आया, प्रारंभ में जो गेट के जो सदस्य देश थे उनमें किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था। सदस्य देश प्रशुल्क रियायतों के लाभों से तो उत्साहित थे, परंतु अपने अपने देशों की वाणिज्य नीतियों में बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। यानी जो गेट के जो सदस्य देश थे वो रियायत के प्रति तो उत्साहित थे, लेकिन जो अपने घरेलू बाजार में विदेशी लोगों के हस्तक्षेप उनको पसंद नहीं था। गेट की जो व्यापार का जो चक्र है वो इस तालिका में आपके स्पष्ट रूप से दे रखा है। इस तालिका को देखिए आप। गेट व्यापार चक्र सन 1947 से सन 1993 एक तालिका दे रखी है जिसमें पहले कॉलम में दे रखा है नाम कि कौन कौन से शहर में गेट की वार्ताएं हुई। जो कुल वार्ताएं हुई थी 8 जेनेवा, एनएसी, टोरंटो, डिलन, कैनेडी, टोक्यो, उरुग्वे। वर्ष किस वर्ष में ये वार्ता हुई, अवधि, वार्ता की अवधि कितनी थी, विषय और उस वार्ताओं में जो मुख्य बिंदु क्या था, चर्चा का मुख्य विषय क्या था, सहभागी देशों की संख्या अर्थात उस वार्ता के दौर में कुल कितने देश भाग लिए थे। अब जैसे सर्वप्रथम हम पहले दौर की जो वार्ता देखते हैं वो है जेनेवा शहर में वार्ता की गई थी सन 1947 में और इस वार्ता की अवधि थी 7 माह और इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या थी 23 और इस चर्चा का मुख्य विषय था प्रशुल्क। इसी प्रकार एनएसी 1949 में 5 माह इसकी समावधि, इसमें 13 देश शामिल हुए। टोरंटो 1950 जो 8 माह तक चला, इसका भी मुख्य विषय प्रशुल्क था, इसमें 38 देशों ने शामिल हुए। और चौथा जो दौर था वो डिलेन में हुआ और इसकी अवधि ये 1960 में प्रारंभ हुआ और 11 माह तक इसमें चर्चा हुई। तो तालिका से ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभ के जो 4 दौर थे, प्रथम जो 4 दौर थे उनका मुख्य जो विषय था वो था प्रशुल्क। यानी चर्चा का जो मुख्य विषय था वो क्या था, प्रशुल्क। यानी प्रत्येक देश अपने प्रशुल्क पर कटौती करे, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगाए और प्रारंभ के 4 दौर तक सदस्य देशों की संख्या भी काफ़ी कम थी। इसके बाद में जो 5वां दौर शुरू हुआ जिसे हम कैनेडी दौर भी कहते हैं, ये 1964 में प्रारंभ हुआ और 1967 में समाप्त हुआ। अर्थात ये 37 माह तक ये वार्ता का दौर चला और इसके सदस्य देशों की संख्या भी
बढ़कर कितनी होगी 62। और इस दौर में जो चर्चा का जो विषय था वो प्रशुल्क के साथ साथ एंटी डंपिंग को भी शामिल किया गया। मानी जो देश एंटी डंपिंग को हथियार के रूप में काम में लेते थे, उस एंटी डंपिंग को रोकने के लिए इस पर चर्चा की गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट दौर था टोक्यो, वो 1973 से सन 1949 के बीच में, नहीं सॉरी 1973 से सन 1979 के बीच में चला, अर्थात इसकी समावधि थी 74 माह। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 102 थी। और इसमें जो चर्चा का मुख्य विषय था वो प्रशुल्क, गैर प्रशुल्क उपाय तथा कार्य ढांचे में सहमति, ये इसके मुख्य विषय था। अब जो अंतिम राउंड था गेट का, उसको हम उरुग्वे दौर भी कहते हैं, जिसकी समय अवधि थी 1986 से 1993। अब इस उरुग्वे दौर का जो विषय था वो विषय था प्रशुल्क, गैर प्रशुल्क उपाय एवं नियम, सेवाएं, बौद्धिक एवं संपदा अधिकार, विवाद निपटारण, टेक्सटाइल, वस्त्र, कृषि, WTO का गठन आदि 123 देशों ने इसमें शामिल हुआ। मानी जो उरुग्वे दौर था वही WTO की स्थापना का कारण बना था। गेट के 8वें समझौते के प्रस्ताव हेतु बैठकें 1986 में उरुग्वे में प्रारंभ हुई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के सम्मुख जो जटिल स्थितियां उभर रही थी उन पर विचार प्रारंभ किया। मानी जो 8वां दौर था, उरुग्वे दौर था, 1986 में प्रारंभ हुआ और 1993 में समाप्त हुआ। इसकी जो प्रमुख मुद्दे थे वो क्या थे? उत्तर और दक्षिण के मध्य जो विवाद था उसको ख़त्म करना, विकसित और विकासशील देशों की ओर ऋण, सेवाओं एवं साधनों का विपरीत प्रभाव जारी है, उस पर रोक लगाना, व्यापार पर विनिमय दरों की अनिश्चितता, उच्चावचन का प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी एवं जापान जैसे देशों में व्यापार के असंतुलन तेजी के साथ बढ़ रहे थे। मानी जो चर्चा के जो मुख्य मुद्दे थे वो क्या थे, इन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट है विकसित देशों में जो संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही थी उस पर भी चर्चा की गई। गेट की 8वीं वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मानी पहले 8वें राउंड से पूर्व गेट में केवल विनिर्मित सामान को ही शामिल किया गया, लेकिन 8वें राउंड में विनिर्मित सामान के साथ साथ सेवाओं को भी व्यापार में शामिल किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आपके बैंकिंग, बीमा, विनिर्माण, दूरसंचार, पर्यटन, यातायात आदि को शामिल किया गया। उरुग्वे वार्ता सितंबर 1986 में पंटा डेल एस्टा में प्रारंभ हुई, जिसमें कुछ निर्धारित मुद्दों पर दिसंबर 1988 में मंत्री स्तरीय मध्यावधि समीक्षा मॉन्ट्रियल शहर में हुई, लेकिन ब्रुसेल्स में दिसंबर 1990 में गतिरोध पैदा हो गया। गतिरोध का जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि WTO की स्थापना, सेवा समझौता तथा बौद्धिक संपदा अधिकार, ये डिस्प्यूट के मानी गतिरोध के मुख्य बिंदु थे कि WTO की स्थापना कैसे की जाए, उसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार का निस्तारण कैसे किया जाए। इसी दौरान गेट के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे, निदेशक थे, आर्थर डंकल, उन्होंने एक मसौदा तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसे हम डंकल ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रस्ताव में उन्होंने दिसंबर 1991 में जिनेवा में मंत्री स्तरीय बैठक रखी गई, जिसमें डंकल प्रस्ताव में वे सभी मुद्दे रखे गए जिन्हें पंटा डेल एस्टे में रखा गया और आर्थर डंकल द्वारा रखे गए प्रस्तावी अंतिम समझौते के आधार बने। प्रस्ताव पर इसके 2 वर्ष बाद भी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। मानी जो डंकल प्रस्ताव पेश किया गया, उस प्रस्ताव के 2 वर्ष बाद भी सदस्य देशों में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी। जो सहमति नहीं बनने का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच में आपसी मतभेद थे, गतिरोध था। किस बात को लेकर? कृषि, सेवाओं, बाजार प्रभुत्व, एंटी डंपिंग आदि बातों को लेकर
इन देशों में गतिरोध था। नवंबर 1992 में यूएसए एवं यूई के बीच में क्लेयर हाउस करार हुआ तथा कृषि समझौतों पर सहमति बनी। इसके बाद में जुलाई 1993 में क्विड नामक संगठन ने टैरिफ एवं संबंधित मुद्दों पर अनुबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रगति की। तो इस प्रकार 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकश नगर में गेट के 124 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई और जो पुराना जो गेट था वो समाप्त हो गया और जो संशोधित जो गेट था, जिसको संशोधित गेट 1994 में कहा जाता है, वो WTO के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये तो था कि गेट की स्थापना कब हुई और गेट के विभिन्न वार्ता के दौर के परिणाम स्वरूप WTO की स्थापना कैसे हुई, ये चीज़ हमने पढ़ी। अब हम देखेंगे कि गेट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। गेट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो गेट के प्रमुख उद्देश्य में हम देखेंगे आपके गेट के प्रमुख उद्देश्य में कि गेट के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। उसमें पहला है कि ये समझौता व्यापार एवं भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था के उद्देश्य को लेकर किया गया है, अर्थात ये स्वतंत्र व्यापार का पक्षधर है। नेक्स्ट है, ये समझौता बहुपक्षीय व्यापार अनुबंधों हेतु नियम एवं सिद्धांतों का चयन करता है। यह एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करता है जिसमें व्यापार पर कस्टम शुल्क एवं अन्य नियंत्रणों पर कमी के लिए समझौते किए जाते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है, स्वतंत्र व्यापार की नीति क्रियान्वित करने हेतु आधारभूत नियम भेदभाव की नीति का परित्याग करना। मानी विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए जो स्वतंत्र व्यापार की नीति में जो भेदभावपूर्ण नीति है उसको त्याग करना, अर्थात मोस्ट फेवरेट नेशन प्रिंसिपल के सिद्धांत को अपनाना, अर्थात सभी विश्व के सभी देशों को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देना, किसी देश के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, निर्बाध रूप से व्यापार को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था। ये समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य संहिता स्थापित करता है जो राशिपातन एवं अनुदान जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पर नियमों की रूपरेखा बनाता है। मानी गेट का जो नेक्स्ट जो उद्देश्य था वो ये था कि विभिन्न देश जो राशिपातन का उपयोग करते हैं, सब्सिडी या अनुदान का उपयोग करते हैं, उन पर नियम बनाना कि कोई देश किस सीमा तक राशिपातन का उपयोग कर सकता है, किस सीमा तक सब्सिडी का उपयोग करता है, उसके नियम बनाए गए ताकि विश्व व्यापार निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। तो ये तो थे गेट के उद्देश्य।